हमारे यहाँ कुछ पॉलिसी साज ऐसे हैं जो पॉलिसी बनाते हैं बड़े बड़े लोगों। गवर्नमेंट ने बजट में ऑटो सेक्टर में प्राइस कम की, इन्होंने 1 रुपया कम नहीं किया, फिर प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा। जब डंडा चलता है तो हम सीधे हो जाते हैं। 101% डंडे की ज़रूरत है। जिम्मेदार तो CM है इस पूरे सिंध का, सूबे सिंध का। सूबे सिंध में कराची आता है, कराची सूबे सिंध से अलग नहीं है। हम चीख हैं पिछले 1.5-2 साल से। जब 1 लाख रुपए का सरिया पर टन बिकता था गवर्नमेंट को 17.5% टैक्स, आज 1,57,000 का हो गया तो उसमें 17.5% टैक्स मिल रहा है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो आप समझ लें कि 30,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। तामीराती सेक्टर को ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लग गई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मादनियात की कीमतों में 500% इजाफा कर दिया गया है। स्टील की कीमतें हर हफ्ते बढ़ा दी जाती हैं। कभी 5,000 का इजाफा कर दिया जाता है तो कभी 4,500 का इजाफा कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर देखी जाए कराची की सिचुएशन तो हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो हो रहा है उसमें तेज़ी आ गई है। इसके साथ ही साथ वो तामीरात को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गिराने का हुक्म दे दिया गया है जो 17 NOCs लेने के बाद उसको तामीर किया गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है आरिफ जीवा साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन आबाद हैं। उनसे बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। आरिफ जीवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ये देख रहे हैं कि बिल्डर मज़ीद परेशान हो रहा है। कराची की सिचुएशन किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम अगर बात कर लें स्टील की कीमतें वो आसमान से बातें कर रही हैं। हर हफ्ते कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, मादनियात की कीमतें बढ़ा दी जाती है। मगर सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे बनता है कि बिल्डर्स क्यों परेशान हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से परेशान है या दीगर मसाइल हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया फातिमा। एक तो जो है वो मुकदमा न्यूज़ की तरफ से जो है वो जितना काम किया गया है बिल्डर्स कम्युनिटी के लिए, और ख़ास तौर पर जो नस्ला टावर का जो इशू आप लोगों ने हाईलाइट किया, इसके लिए जो है वो आबाद आपका बहुत शुक्रगुजार है, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार है। देखें, बात ये कोई भी चीज़ जो है वो जब एक मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट होती है उसकी, तो उस पर फिर सबकी नज़रें लगती हैं। बदकिस्मती से कराची के अंदर जो है वो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर सिर्फ कराची नहीं है। आप देखें अभी हाई राइज बिल्डिंग्स लाहौर में भी बन रही हैं, इस्लामाबाद में भी बन रही हैं, हैदराबाद में भी बन रही हैं, सक्खर में भी बन रही है। लोगों की नीड है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हर आदमी जो है वो इस इंडस्ट्री को जो है वो फोकस किए हुए, चाहे वो कोर्ट्स हों, चाहे वो देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो सबसे पहले फोकस किया जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, बल्कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने जो है वो अनाउंस किया था कि हम घर बनाएंगे 50 लाख। वो भी आबाद हाउस आके उन्होंने अनाउंस किया। तो जब इसकी हाइप क्रिएट हुई तो हर शख्स जो है वो इसकी तरफ उसकी जो है वो नज़र पड़ी और मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन जब किसी चीज़ में मुश्किलात में इजाफा होता है तो उसका हल भी निकाला जाता है। हमारी कोशिश ये है कि चाहे वो लोकल इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो हुकूमत हो, कोई भी इदारा हो, इसको जो है वो उसके लिए बुनियादी हमारे पास जो है वो लॉ नहीं थे, बुनियादी सर्विसेज प्रोवाइड करने का सिस्टम नहीं था हमारे पास। अब हम कोशिश कर रहे हैं और हमने जो है वो लोगों से रब्ता भी किया है कि इसका कोई सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि देखें हर आदमी जो है वो मैं माजरत के साथ कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, हर आदमी जो है वो चाहता है कि मैं बिल्डर जो है वो बन जाऊँ, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर कोई इतना आसान नहीं है कि आपने जो है रात को सोचा और सुबह आप जो है वो कंस्ट्रक्शन बिल्डर बन गया। इसी तरीके से जो आप इलीगल कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं कराची के अंदर बेतहाशा हुई हैं और अब भी हो रही हैं। सर, अब तो अरूज पर पहुंच गई है तामीरात, गैर कानूनी तामीरात। हम नाज़िमाबाद की बात कर लें, लियाकताबाद की बात कर लें, दूसरे दीगर इलाकों की बात कर लें, तो वहाँ तो भरमार है गैर कानूनी तामीरात की। जी, अब हमने लीगल काम करना है, मैंने जो है पूरा उसका प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। मैंने एक लीगल लैंड ख़रीदनी है, मैंने उसका अप्रूवल कराना है, मैंने वाटर से NOC लेना है, मैंने के इलेक्ट्रिक से NOC लेना है, मैंने गैस कंपनी से NOC लेना है, मैंने 17 एजेंसियों की NOCs लेनी है, फिर मेरी अप्रूवल्स होती हैं। अब होता ये है कि एक जो है वो लैंड जिसको वो बिल्डर नहीं है, वो बेसिकली जिसको आप कब्ज़ा माफिया, लैंड ग्रैबर या बिल्डर माफिया कहते हैं, वो बिल्डर नहीं है, बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्टर है। वो 120 गज का कहीं घर बना रहा है तो उसको किसी ने कहा कि जी ये बिल्डिंग खड़ी करनी है, अप्रूवल्स की। आज तो ये बात होती है कि जी अप्रूवल वाली बिल्डिंग तो बन ही नहीं सकती, जो अप्रूव नहीं है वो बिल्डिंग इजीली बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, जो गुज़िश्ता शो में हम यही बात करते हुए आ रहे हैं कि जो बिल्डर होता है, जो प्रोसेस करके सारी चीज़ें NOCs ले रहा है, उसको बिल्डिंग बनाना या उसको एक तामीर करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मगर जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, उनके लिए आसान है। वजह क्या है? इसके पीछे कौन से अनासर है?
उसमें तमाम लोग हैं, देखें उसमें तमाम इदारे हैं, तमाम लोग हैं। एक वो काउंसलर जो उस इलाके में रहता है, एक उस इलाके का जो नाजिम है या यूसी चेयरमैन है वो उसमें शामिल है। सबकी सरपरस्ती है उसके ऊपर, सरपरस्ती है। उस इलाके का जो है वो थाना उसमें शामिल है। उस इलाके के इवन तमाम लोगों का एक जो है वो आप समझ लें सिंडिकेट बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। जो आप अगर जाएंगे वहाँ पे कोई काम करने तो आप लीगल काम उनके बगैर आप लीगल काम नहीं कर सकते उनके बगैर। तो अल्टीमेटली लोग ये कहते हैं कि जी उनके साथ मिल के और इलीगल बिल्डिंग बना दी जाए। अब मेरे साथ कल एक मेरे दोस्त बिल्डर बैठे हुए थे, उनका गार्डन में जो है वो सेम लोकेशन पे प्लॉट है, उनका भी सेम लोकेशन प्लॉट है। उनकी अप्रूवल पिछले 2 साल से रुकी हुई है क्योंकि कन्वर्टेड प्लॉट है, उस पर बैंड लगा हुआ है। उन्होंने अप्रूवल्स के लिए 70 यूनिट की अप्रूवल जमा कराई हुई, उसने 200 यूनिट उसी साइज़ के प्लॉट पे बना के लोगों को कब्जा दे दिया, लोगों को कब्जा दे दिया, लोग रह रहे हैं। सबकी सरपरस्ती हासिल है, तो फिर सरपरस्ती सबकी हासिल होगी, हुकूमत हो, इदारे हो, वो मोहल्ले का काउंसलर हो, तो बिल्कुल, तो बिगाड़ कौन सही करेगा? बिगाड़ देखें, बिगाड़ जो है वो कौन सही करेगा? जब बिगाड़ आपने खुद पैदा किया है तो बिगाड़ देखें। आप लाहौर में काम नहीं हो रहे, इलीगल हुआ, लेकिन जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई इन्होंने जो है वो बिल्कुल सख्ती से उसके ऊपर जो है वो काम किया। इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर इलीगल काम नहीं हो रहे थे, सख्ती से काम किया कि जी आज के बाद नहीं होगी। हम कई सालों से ये कर रहे हैं क्योंकि एक लाइन तो आप ड्रॉ करें, कहीं पॉइंट कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही। सर इसमें मैं आपसे ये आपको रोकना चाहूँगी सर, इसमें किरदार कौन निभाएगा? सूबाई हुकूमत आपको पता है उसकी जानिब से कोई बात नहीं की जाती है, और वो इदारों को कह देती, इदारे पार्टियों को कह देते, इदारे लोगों को कह देते हैं कि गैर कानूनी काम हो रहा है, हम उस पर काम करते हैं। मगर जब से नया डीजी आया हमने उनकी नोटिफिकेशन देखी कि वो रोज़ जो है वो 10 गैर कानूनी तामीरात वो तोड़ेंगे, मगर इम्प्लीमेंट कब होगा ये पता नहीं। नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं, वज़ीर बल्दियात हैं, वो कहते हैं कि हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, मगर कुछ फ़ायदा होगा या नज़र आ रहा है आपको कि अब कराची में बेहतरी आएगी? देखिए परसों जो है उन्होंने एक मीटिंग की है SBCA के अंदर, डीजी साहब भी बैठे थे, तमाम डायरेक्टर्स भी बैठे थे। होपफुली जो उन्होंने मीटिंग की और जो उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी है उससे तो ये लगता है कि जैसे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये की कि मुझे डेली जो है वो 10 यूनिट्स चाहिए जो इलीगल बने हुए हैं, वो जो डेमोलिश होने चाहिए, और डीजी साहब ने भी उसको आगे कन्वे किया है। देखिए ज़िम्मेदारी की आपने बात की ना, ज़िम्मेदार तो CM है इस पूरे सिंध का, सूबे सिंध का। सूबे सिंध में कराची आता है, कराची सूबे सिंध से अलग नहीं। पीपल्स पार्टी कहती है, देखिए जिसकी गवर्नमेंट है वो कहते हैं, जब हम कहते हैं कराची और सिंध, वो कहते हैं नहीं जी सिंध कराची का हिस्सा है, सिंध की बात करें आप कराची सिंध। तो फिर इस मामले में कराची में अगर कोई चीज़ होती है तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला सिंध 100% है। अगर मैं किसी इदारे का या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ, मेरे नीचे जो लोग काम करते हैं वो गलत काम करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आपको नहीं लगता कि ज़रूरत इस बात की है कि जो गैर कानूनी तामीरात हुई उससे पहले जो बनने वाली हैं, या कोई गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, लैंड ले लिया गया है, ग्रैबिंग हो गई है, उससे पहले कार्रवाई की जाए ताकि आवाम का नुकसान नहीं हो? क्योंकि देखें एक बिल्ड गैर कानूनी तो है, लोगों ने ख़रीद लिया, पैसा लगा लिया, जमा पूंजी लगा ली, मगर उसके बाद किसका नुकसान होगा? आवाम का। तो आपको नहीं लगता कानून लाने की ज़रूरत है कि जो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं उनको उस वक्त पकड़ा जाए? देखें आज तो उससे बड़ी चीज़ होने जा रही है ना। आप तो जो जिन्होंने पकड़ना है वही अगर उसमें शामिल हैं तो कौन उसमें जो है वो कौन किसको पकड़ेगा, सबसे पहला सवाल था। लेकिन आज एक नई चीज़ हुई है पिछले कुछ दिनों से। आज एक नस्ला टावर, आपको सारा उसका बैकग्राउंड पता है। आज एक नस्ला टावर जिसकी NOC हुई है, जिसकी उसने पेमेंट्स की हुई हैं, जिसकी 17 इदारों से उसने NOC, ठीक है। अब वो क्लाइंट हमारे पास आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि जी ये हमारा अप्रूव प्रोजेक्ट है और इसमें ये NOCs हमने ली हुई है। क्लाइंट सबसे पहली बात ये करता है कि नस्ला टावर में भी तो NOC आपने ली हुई थी, तो उसमें कैसे ऑर्डर आ गया? अब उस क्लाइंट को हम कैसे जो है मुतमईन करें कि कौन सा इदारा ये ऐलान करे कि जी, या हुकूमत ऐलान करे कि इस इदारे से आपने NOC लिया, तो क्लाइंट जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो। फारूक सत्तार साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आप तो लोग बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की NOC बिल्डर के पास होगी तो हम बिल्डर से कुछ खरीदेंगे। उन्होंने बात तो ठीक की है, बात तो ठीक की है नहीं, लेकिन फिर हुकूमत अनाउंस कर दे ना, हुकूमत अनाउंस कर दे कि जी मैं तो किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा हूँ। हुकूमत अनाउंस कर दे कि जी इस इदारे ने अगर NOC दी, या तो फिर जो है वो 18 अमेंडमेंट आपको करनी नहीं चाहिए थी। 18 अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ हम शुरू से हम खिलाफ हैं। देखें
आप या तो 18 अमेंडमेंट में ये लिख देते कि जी 18 अमेंडमेंट हाउसिंग सेक्टर हमने दे दिया सूबों को, 18 अमेंडमेंट के बाद हाउसिंग सेक्टर दे दिया सूबों को। अब अगर आपने सिर्फ एक चीज़ है, आपने कोई एनओसी लेनी है तो इस्लामाबाद से लेनी है, वो जो है एक्सेप्टेबल होगी, ताकि आवाम भी मुतमईन हो जाए, बिल्डर्स भी हो जाए। सर ये बताइएगा कि कराची के बिल्डर्स का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? यानी कराची के बिल्डर्स का मुस्तकबिल मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ। और हम जो है देखें, हम तो कोशिशों में लगे हुए हैं। आबाद अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि एक सिस्टम बने। हमने जो है वो देखें, लाहौर के अंदर हमारा जो आबाद का मेंबर है वो चेयरमैन लगा हुआ है एलडीए का, वाइस चेयरमैन सॉरी, वही सारे काम देख रहा है। हमारे आबाद का मेंबर है वो बिल्डर है, प्राइवेट सेक्टर से प्राइम मिनिस्टर ने लिया है। इसी तरीके से इस्लामाबाद सीडीए में मैं खुद चेयरमैन सीडीए के साथ जो है वो कांटेक्ट में हूँ, तो वहाँ पे तो हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि प्राइवेट सेक्टर को पावर्स के साथ ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि जो है ये मसले हल हों। लेकिन उम्मीद तो है कि इसके जो है ये मसाइल हल होंगे। लेकिन एक बात है कि सोच ऐसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि हमें इस चीज़ को, इस काम को सही करना है। सही करना है, मगर कब करना है सर? क्योंकि अब तो इस नहज पर पहुंच गए बिल्डर्स के वो दूसरे शहर मुंतकिल हो रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल क्यों जा रहे हैं मैं उसकी वजह बता दूँ आपको, आप जो है दूसरे शहरों में जाएँ, पंजाब में आप जाएँ, आपको लाहौर 45 डेज़ के अंदर जो है वो अप्रूवल्स दे रहा है, एनओसीज दे रहा है। आपको जो है वो इस्लामाबाद 30 से 60 दिनों में अप्रूवल्स दे रहा है। आपको जो है पेशावर केपी के जो है वो आपको तकरीबन 90 डेज़ में अप्रूवल्स दे रहा है। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये, आपको एक दफ़ा उन्होंने अप्रूवल दे दी, फिर उसके बाद आपके पास कोई इदारे से आपको तंग करने नहीं आएगा जब तक आप वायलेशन नहीं करते। आप अगर उस प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं तो आपको, यहाँ तो मसला ये है कि आपने अप्रूवल ली और आप भी वही हैं जो इलीगल कर रहे हैं, आप उसी में शामिल हैं। जो वो भी आपके पास हर हफ्ते जो है वो कोई ना कोई आके एसबीसीए से बंदा खड़ा होगा कि जी ये फलां 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 फलां, और आपको जो है वो परेशान करेगा, पैसे चलाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पंजाब में इस वक्त आप कभी अगर पंजाब विज़िट करें, मैं आपको प्रोजेक्ट्स का विज़िट कराऊंगा, मैं आपको तमाम इदारों का विज़िट कराऊंगा। आप देखिएगा कि आप वहाँ पे किस तरीके से हमने सिस्टम सेट किया, वहाँ के बायलॉज किस तरीके से अपडेट। सर कराची में भी कर लेना, तो देखिए वहाँ तो नहीं कराची के खिलाफ, नहीं साजिश कोई नहीं है। देखिए गवर्नमेंट चाहती थी, वहाँ पर गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि ये सब चीज़ें सही हों। जिस दिन क्यों नहीं सोच रही, फिर वही बात मैं आपसे करूँगा कि जब सिंध नहीं बहुत बुनियादी बात करूँगा कि जब सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी कराची सिंध है, तो इस मामले में फिर सिंध से कराची क्यों अलग है? मेरा सवाल सिंपल इस गवर्नमेंट। सर सवाल तो हम भी ये कर रहे हैं और कराची के अवाम स्पेशली ये सवाल कर रही है। आगे बढ़ते हैं सर, हम ये देख रहे हैं कि स्टील की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं। हर हफ्ते हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम न्यूज़ देख रहे होते हैं, न्यूज़ चला रहे होते हैं, 5000 बढ़ा दिया गया, 6000 बढ़ा दिया गया, 4000 बढ़ा दिया। जो कार्टेल जो कीमतें बढ़ा रही हैं पीछे से, ये पीछे की बात मुझे नहीं समझ आती। सर आप मुझे समझाएं कौन लोग हैं और ये जो कार्टेल बन गया है वो कब तोड़ेगी गवर्नमेंट? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी। हम चीख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? जब 1 लाख रुपए का सरिया पर टन बिकता था, गवर्नमेंट को 17.5% टैक्स मिलता था। कितना मिला? 17,500 रुपये टैक्स। आज 1,57,000 का हो गया तो उसमें 17.5% टैक्स मिल रहा है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो आप समझ लें कि 30,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्यों इसमें फिर इंटरेस्ट लेगी? कार्टेल बना हुआ है, 100% बना हुआ है। उसका हल मैं आपको बताऊं, उसका हल हमारे पास है। हम सब परचेजर्स को मिलके करना पड़ेगा। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले किसी स्टील का ब्रांड नहीं होता था, कोई ब्रांडेड स्टील नहीं होता था। आज पिछले 10 सालों में ब्रांड्स हो गए। ये जितने बड़े ह्यूज और बड़े मैन्युफैक्चरर आ गई हैं ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग गई, इन्होंने छोटी इंडस्ट्रीज़ को दबा दिया है। अभी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना। नहीं है ना। देखें मुझसे टैक्स ले रही है, मुझसे मैडम नाराज़ हो गई जो कंपटीशन कमीशन की हेड है। मैंने उनको इस्लामाबाद के अंदर मेरियट होटल के अंदर खड़े होकर मैंने उनको कहा कि आप लोग जो है उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, आप भी मिले हुए उनके साथ। वो मुझसे नाराज़ हो गई। तो मैंने कहा अब मैं नहीं, काम तो उनका है ना, गवर्नमेंट क्यों इदारा बन, या तो वो इदारा ख़त्म कर दें कि जी आप नहीं चेक करना है ना कि कौन कितनी प्राइस ले रहा है। इसका हल यही है कि आप जो है छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं स्टील के, उनसे आप स्टील ख़रीदें। उसकी आजकल लैब में टेस्ट हो जाता है कि कौन सा स्टील जो है वो इस काबिल है कि हमें जो है वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
मगर सर स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं, गुज़िश्ता दिनों मादनियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है 500%, और जो दूसरी चीज़ें हैं जो एक बिल्डिंग बनाने के लिए काम आती हैं उसमें मसला चल रहा है। तो बिल्डर का मुस्तकबिल आप देख रहे हैं, या लोग बिल्डर चला जाएगा, बिल्डिंग बनाना छोड़ देगा, वो दूसरे काम में लग जाएगा, दूसरे कारोबार में लग जाएगा? नहीं, बिल्डर तो देखिए काम नहीं छोड़ेगा, एक आम आदमी की परचेजिंग की पावर ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम कह रहे हैं ना कि 15 मिलियन घरों की शॉर्टेज है, ये आगे जाके जो है वो 30 मिलियन पे पहुंच जाएगी। और दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेरा ख्वाब है कि मैं जो है इस मुल्क में 50 लाख घर बनाऊँ, वो उसमें से एक घर नहीं बन सकता, क्योंकि पिछले 1 माह के अंदर तकरीबन 20,000 रुपये का इजाफा हुआ है। पिछले 6 माह के अंदर 37,000 रुपये का स्टील में इजाफा हुआ है। स्टील प्राइस 37,000 का मतलब क्या हुआ कि टोटल जो है 450 रुपये पर स्क्वायर फीट इजाफा हो गया सिर्फ और सिर्फ स्टील की मद में। सीमेंट के प्राइस बढ़े, आज भी मेरे पास एक नोटिस आया, सीमेंट पे फिर प्राइस बढ़ गई, 15 रुपये बैग पे इन्होंने बढ़ा दिए। बजट के तीसरे दिन बढ़ाई इन्होंने प्राइस। ये सब कार्टेलाइजेशन है, इसको गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? टैक्स की वजह से, टैक्स मिल रहा है उनको, देखें यह ख़त्म नहीं करना चाहिए। माजरत के साथ हमारे यहाँ कुछ पॉलिसी साज ऐसे हैं जो पॉलिसी बनाते हैं बड़े बड़े लोगों को। अभी आपने देखा ये जो गाड़ियों का ऑटो सेक्टर का जो इशू हुआ, गवर्नमेंट ने बजट में ऑटो सेक्टर में प्राइस कम की, इन्होंने 1 रुपया कम नहीं किया, फिर प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा और कल जो है प्राइसेस कम हुई। जब तक इस मुल्क में, हम तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर से देख रहे हैं, इस मुल्क के अंदर माशाल्लाह क्यों आता है, जब डंडा चलता है तो हम सीधे हो जाते हैं, जब डंडा नहीं होता तो हम जो है 101% डंडे की ज़रूरत है। स्टेट बैंक ने एक डिक्लेरेशन दी हुई है, बैंक्स को लोन नहीं दिया जा रहा है लोगों को। स्टेट बैंक ने जो परसों एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जी तमाम बैंक्स पाबंद होंगे कि अगले 2022 में जो डेडलाइन है उस डेडलाइन तक जो है तमाम लोगों को कर्जे डिसबर्स करने, जो भी आपको अप्लाई करता है। अब एक आम आदमी है, आपका कैमरामैन, आपका जो है वो लोअर मिडिल क्लास आदमी है, आपका जो है वो जनरल स्टोर वाला आदमी, जब वो बैंक में जा रहा है, हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी वो बैंक में जाता है तो उसको इतनी बड़ी लिस्ट दे देते हैं, चेक लिस्ट के जी ये पूरा करना है। अब एक आदमी जो 30,000 की सैलरी ले रहा है वो इतनी बड़ी लिस्ट कहाँ से पूरी करेगा? तो स्टेट बैंक जो है इसकी क्लैरिटी दे, ये लोन नहीं होना डिसबर्स 2 वजूहात की बिना पर। एक तो चेकलिस्ट, दूसरा जो है वो दूसरी सबसे बड़ी वजह एक चेकलिस्ट है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आप लोन डिसबर्स करना चाह रहे हैं वो किन लोगों को करना चाह रहे हैं और उसकी पॉलिसी क्या। तीसरी बड़ी वजह अप्रूवल्स, सिंध में तो अप्रूवल्स ही नहीं हो रही, तो लोन किसको मिलेगा? एक आदमी 120 गज की अप्रूवल नहीं ले सक रहा है, उसके लिए इतनी प्रॉब्लम है। तो जब बैंक्स को जवाब मिलेगा 2022 सितंबर में, जब स्टेट बैंक सवाल करेगा कि जी आपने कितने लोगों को डिसबर्स किया लोन, बैंक ये जवाब देंगे कि जी अप्रूवल्स ही नहीं थी लोगों के पास, तो हम कहाँ से डिसबर्स करते। लेकिन ये बहुत अच्छा इकदाम है स्टेट बैंक का। हमारे यहाँ मसला ये कि प्राइम मिनिस्टर जब कोई चीज़ अनाउंस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट आ जाती है, नीचे इंप्लीमेंट नहीं होता। बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, आपने इतना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपने बात किया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने आरिफ जीवा के साहब की बात सुनी कि वो उनका यही कहना है कि इम्प्लीमेंट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो एक चीज़ लेकर आते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं, बट नीचे के जो इदारे हैं, नीचे के जो लोग हैं इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इमरान खान साहब, मुकदमा न्यूज़ की टीम और इस प्लेटफॉर्म से हम यही कहना चाहेंगे कि कराची पर नज़र रखें, सिंध के लोगों पर नज़र रखें और यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसका एक्शन लें। अगर आज आपको हमारा शो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।